Dear viewers, welcome to another edition of the Hillary Times. Today, we have with us a charismatic young actor who has drawn the attention of every section of society with his acting. He has delivered memorable performances in various digital ads, TVCs, corporate films, short films, web series, and movies. Especially after watching his work in Guns and Gulabs, Extra Sheets, Suffer, etc., we can confidently say that the film industry has found another Nawazuddin Siddiqui. So let's welcome Saurabh Bansal ji. Welcome, sir. How are you, sir? I'm very कैसे well, हैं very आप? well, Ashish ji. Thank you so much. Thank you Okay. so much for वेलकम inviting me. वेलकम सर, दिल्ली में तो काफी ठंड पड़ रही है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपका क्या फेवरेट फूड है ड्यूरिंग विंटर? During winters, as such नहीं है कोई स्पेशल, मतलब मैं बड़ा देसी खाना पसंद करता हूँ, तो अपना दाल रोटी में बिलीव करता हूँ, देसी खाना पसंद करता हूँ। हाँ, सर्दी के कुछ मिठाई के कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मूंग दाल हलवा होता है या गाजर का हलवा होता है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ठीक है सर। सर, आपने मेमोरेबल रिमार्केबल रोल किया है फिल्म्स में। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि सर, आप अपने आप को अभी कहाँ पाते हैं? वेयर डू यू कम फ्रॉम और वेयर डू यू फाइंड योरसेल्फ टुडे? वेल, आई एक्चुअली कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मतलब ये जर्नी बड़ी लंबी रही और मैंने तो ज्वाइन ही अपना जो करियर मैंने स्टार्ट किया वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से किया। कई साल वहां पे जॉब की, करीब 10-12 साल मैंने जॉब की। तो साइमल्टेनियसली जॉब के साथ में एक्टिंग का कीड़ा जागा, वो भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसमें तो मैं जाऊंगा नहीं अभी। तो कीड़ा वो एकदम से जागा। अब जागा, उसका नहीं पता था कि एंड कहाँ होगा, उस कीड़े का एंड है ही नहीं। वो नशा है बहुत गंदा, पैशन कह लो, नशा कह लो, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो इसके लिए। तो 8 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी इसके लिए, इस पैशन के लिए। और क्योंकि एक मनोज बख्शी जी हमारे काफी सीनियर आर्टिस्ट हैं दिल्ली के, तो एक बार उनकी एक बात याद है मुझे। उन्होंने बोला था कि व्हेन यू लव योर वर्क, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे इफ यू लव योर वर्क। तो एक्चुअली ये फैक्ट है कि अगर आप चाहे आप अपनी जर्नलिज्म लाइन से हैं, मैं अपनी एक्टिंग लाइन से हूँ, तो कुछ म्यूजिशियन होंगे, कुछ डांसर्स होंगे, कुछ अपना बिजनेस करने वाले लोग होंगे, तो सबके लिए ऊपर ये बात अप्लाई होती है कि अगर आपको अपने काम से प्यार है ना, तो आपको ये लगेगा नहीं कि आप एक दिन भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको मजा इतना आएगा, इंजॉयमेंट इतना लगेगा। तो ये जो जर्नी मेरी रही है, ये कॉर्पोरेट से लेके एक्टिंग तक की रही है। बड़ी गुड़गांव में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया, तो काफी प्रोफाइल वहां भी मेरा डिफरेंट रहा। कस्टमर सर्विस, रिकंसिलिएशन, एचआर, रिक्रूटमेंट, तो ये सारा मेरा प्रोफाइल रहा। फिर जब ये कीड़ा करीब जागा, मेरा साढ़े 12-13 साल पहले कीड़ा जागा, तो 4-5 साल तो मैंने जॉब के साथ में कंटिन्यूएशन के साथ ये निभाया। बट बाद में लगने लगा कि नहीं, वो मजा नहीं आ रहा कि जॉब के साथ में फिर ऑडिशन भी देने जाना होता था कहीं ना कहीं, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, एक तरफा एक तरफा एक एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब दो दो कश्तियों में सवार होकर नहीं चल सकते। तो तब मैंने 5 साल हो गए, 5 साल पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ी। तो आज जो पोजीशन है वो डेफिनेटली पहले से बेटर है, बट ये एक स्ट्रगल कह लो, इसको आप लर्निंग कह लो, तो ये थ्रू आउट चलेगी, आपकी थ्रू आउट लाइफ चलेगी, ये खत्म नहीं होने वाली। तो आज डेफिनेटली पहले से बेटर है, बट ये जर्नी ऐसी है कि नेवर एंडिंग जर्नी है। सर, नाउअडेज इट हैज बिकम अ ट्रेंड और फैशन। आप ज्यादा बताएंगे ये सच क्या है या कितना कहाँ तक ये ओके है? मोस्ट ऑफ द एक्टर्स से दैट दे जनरली डोंट वॉच देयर ओन फिल्म्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि डू यू वॉच योर ओन फिल्म्स? और आप जब अपनी मूवीज को देखते हैं जिसमें आपने खुद एक्टिंग किया हुआ है, तो यू वॉच योर ओन फिल्म्स एज ए क्रिटिक, और आपको लगता है कि नहीं, वाओ, मैंने वाकई बहुत अच्छा किया, लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? क्योंकि हम सब तो वाकई वी हैव बिकम फैन, तो हमें तो वाकई अच्छी लग रही है। तो माई क्वेश्चन इज कि आप अपनी फिल्मों को देखते हैं तो एज ए क्रिटिक देखते हैं, एज ए फैन देखते हैं, और समथिंग एल्स? आप क्या कहेंगे? ये एक्चुअली बहुत जेन्युइन और बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले तो जब मैं किसी भी कैरेक्टर का ऑडिशन देता हूँ,
तो सबसे पहले तो मैं ऑडिशन की कमियां देखता हूँ कि वो कमियां कहाँ कहाँ रही, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट और हो सकती थी। चलो, 2-4 टेक लेने के बाद में ऑडिशन अच्छा हो गया, फाइनल आपका सिलेक्शन भी हो गया। अब उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है कि आप अपनी फिल्म को एज अ क्रिटिक देखते हैं, एज अ फैन देखते हैं, एज अ व्यूअर देखते हैं, क्या देखते हैं, मैं एज अ क्रिटिक अपनी फिल्म को या अपने किसी भी प्रोजेक्ट को देखता हूँ तो सबसे पहला व्यूअर शायद मेरे को जल्दबाजी लगी रहती है कि कब वो प्रोजेक्ट आएगा और कब मैं उसको देखूंगा कि स्क्रीन पे मैंने उसको एक्चुअली किया कैसे। क्योंकि मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर ने क्या देखा क्या नहीं, चाहे वहां पे अप्रिसिएशन मिला, चाहे कोई कमेंट नहीं मिला किसी का। तो एक्चुअल जो जज होते हो ना आप अपने, वो आप खुद होते हो। आपको देखो बाहर से अप्रिसिएशन भी मिल सकता है, डिमोटिवेशन भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, बट एक्चुअल जज अपने कारीगरी के आप खुद। तो मैं अपना प्रोजेक्ट जब भी कभी रिलीज होता है तो सबसे पहले मुझे जल्दबाजी लगी रहती है कि मैं अपना प्रोजेक्ट देखूं और उसमें एक्चुअली क्या काम किया है, कैसा काम किया है। तो लोग तो कई बार तारीफ कर देते हैं बट कई बार खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो अभी मेरे पास्ट के भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोगों ने काफी तारीफ की, जैसे आपने भी बहुत बड़ी बड़ी बड़े वर्ड्स मेरे लिए बोले, शायद मैं उसके लिए इतना डिजर्व नहीं करता। तो देखने के बाद में लगता है कुछ टाइम बाद में कि यार थोड़ा सा कुछ और बेटर हो सकता था। अब ये भी मेरी कमी है ये कि मैं कह रहा हूँ कि यार बेटर हो सकता था, तो मैंने उसी टाइम क्यों नहीं किया कि वो बेस्ट मैं बोलूं कि हाँ ये बेस्ट है। अभी रिसेंटली मेरी एक वेब सीरीज आई एस्पायरेंस, उसमें मैं इंटरव्यूअर था। लोगों ने बड़ा सराहा इस काम को, और बल्कि जो हमारे डायरेक्टर थे अपूर्व सिंह करके, उन्होंने भी बहुत पसंद किया। इवन नवीन कस्तूरिया जो लीड थे उन्होंने बहुत पसंद किया उस टाइम पे शूटिंग के टाइम। बट बाद में देखने के बाद में लगा कि 2-4 जगह ना मामूली मामूली जो एक चाहे एक्सप्रेशन कहें आप उसको, डायलॉग डिलीवरी ठीक जा रही थी, बट 2-3 जगह मुझे लगा कि शायद ये भी और बेटर होता तो और निखर के आता। तो मैं ऐसे क्रिटिक देखता हूँ उसको कि यार मैंने जो किया वो ठीक है, बट वो ना बेस्ट निकल के आना चाहिए। कि आमिर खान साहब अपने हैं तो वो एज अ क्रिटिक बड़ा देखते हैं वो अपने प्रोजेक्ट को ना। तो ये मैंने बड़ा नोटिस किया, और ये उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बोला भी था शायद ऐसा कुछ। तो अपने आप को जो जजमेंट है ना, वो अपने बेस्ट जज आप खुद हैं। तो किसी और की जजमेंट कहाँ जाएगी कहाँ नहीं वो एक सेकेंडरी चीज है, बट प्राइमरी जज आप खुद के प्रोजेक्ट के, खुद के कारीगरी के खुद हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। सर आजकल तो हरियाणा से जो लोग हैं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई है। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो काफी नाम अभी मेरे माइंड में आ रहे हैं। आप भी फॉर्चुनेटली हरियाणा से हैं, तो आप हरियाणा से हैं, दिल्ली में आप रहते हैं। आपने एक मूवी किया था जय छठी माँ। तो उस लैंड से बिहार यूपी के लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन है कि हाउ इजी इट वाज, हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू वर्क इन अ मूवी दैट डज नॉट बिलोंग टू योर लैंड। जय, अब तो ठीक है, हम ये उसको अदरवाइज नहीं लेते, हर जगह छठ पूजा मनाया जा रहा है, इसको मैं अलग वे में नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप चूंकि उस लैंड से नहीं है, एक उस कल्चर को आप जनरली नहीं फॉलो करते होंगे, तो आपको ये फिल्म में काम करना कितना मुश्किल रहा, कितना इजी रहा? क्या आपका खुद का भी उसमें कुछ बिलीफ है, या कुछ आपने कुछ वर्ड्स जो लोकल वर्ड्स यूज किए होंगे, तो आपने क्या उसकी कैसे तैयारी की? ये आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन है जो लोगों ने पूछा आपसे। एक्चुअली इस फिल्म में भोजपुरी लैंग्वेज यूज होनी नहीं थी कहीं, सॉरी जो टू मेन बात इंटरप्ट, एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड है थी। कि आपको अगर भोजपुरी फिल्मों में अगर वहां से इनविटेशन आए तो आप करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? ये सब डिपेंड करेगा, मतलब मैं कभी भी रीजनल सिनेमा को मना नहीं करता। मतलब कोई भी ऐसी चीजों में एक एक्टर जो होता है बड़ा, उसको वर्सेटाइल होना ही पड़ेगा, उसको ओपन माइंडेड होना पड़ेगा। हम्म। वो क्लोज एंडेड टाइप में हो नहीं सकता। हम्म। तो अगर कोई ऑफर ऐसा आएगा डेफिनेटली, मतलब डिपेंड करेगा कि वो स्टोरी सुनने के बाद, कैरेक्टराइजेशन सुनने के बाद में, और बजट भी देखना पड़ता है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर डिसीजन लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि नहीं मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना। तो भोजपुरी मेन तो ये है कि अगर प्योर भोजपुरी लैंग्वेज, अब मुझे उसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा ऑफर आया, क्योंकि मैं भोजपुरी लैंग्वेज से वाकिफ नहीं हूँ ज्यादा। जहां तक जय छठी माँ की बात है, तो जय छठी माँ में प्योर हिंदी लैंग्वेज यूज होती है, तो यहाँ हमारा कंफर्ट जोन आ गया था लैंग्वेज वाइज। और दूसरा ये कि छठ पूजा जैसे आपने बोला कि ग्लोबली ग्लोबली ये त्योहार अब मनाया जाता है। तो हालांकि जब ऑडिशन लिया गया तो ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है क्या है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिली
तो उस टाइम ये लगा कि थोड़ा सा रीजनल हो सकता है, कि भोजपुरी टाइप की हो, और माइथोलॉजिकल पार्ट इसमें आएगा, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड था इसमें, क्योंकि एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, डिफरेंट कैरेक्टर तो नहीं था मैं कहूँगा, क्योंकि इसके दो सेगमेंट थे इस मूवी में, एक कंटेम्प्रेरी और एक माइथोलॉजी। तो मैं था कंटेम्प्रेरी पार्ट में, माइथोलॉजी पार्ट में थे रवि किशन जी। तो इसमें एक्चुअली था क्या कि जब ऑडिशन हुआ, ऑडिशन के टाइम पे स्क्रिप्ट जब मुझे मिली थी, तो तब मैं समझ गया था कि भाई हिंदी लैंग्वेज है, और जो डायरेक्टर भी थे उस टाइम ऑडिशन ले रहे थे वो उस टाइम, तो उन्होंने भी हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि इसमें भोजपुरी यूज नहीं होगी। तो हमारा कंफर्ट जोन, जैसा मैंने बोला, कंफर्ट जोन हमारा आ गया। तो डिफरेंट टाइप की ऐसा कुछ शूट करते हुए हमें कभी फील हुआ नहीं किसी को भी। जैसे कुछ एक्टर्स थे जो मुंबई से थे, तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम ना कोई डिफरेंट जोन में जाके या कोई रीजनल फिल्म कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल फिल्म एक लगी हम। तो ऐसी कोई कभी दिक्कत नहीं आई शूट के टाइम पे भी, क्योंकि मेन क्या होता है, मेन लैंग्वेज होती है। अगर मुझे अब कहीं गुजराती या मराठी बोलनी पड़ जाए, तो मुझे स्क्रिप्ट चाहिएगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे बोलनी है। मुझे यहाँ तक ये भी नहीं पता कि उसका एक्सेंट कैसे निकालना पड़ेगा। जहां तक हरियाणवी और यूपी के टोन की बात है, वो हमारे लिए इजी हो जाता है, पंजाबी टोन इजी हो जाती है। हिंदी इंग्लिश तो चलो कमांड एक लोकल है हमारी, एक एक तरह से मदर टंग है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो जय छठी में शूट करने के टाइम पे ऐसा कुछ कभी रियलाइज नहीं हुआ कि हम कोई डिफरेंट जोन की फिल्म कर रहे हैं, बल्कि अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला। छठ पूजा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो डायरेक्टर जो थे वो बिहार के थे, प्रोड्यूसर बिहार के थे। उसमें जो मेरी वाइफ का जिन्होंने कैरेक्टर किया था, निशा सिंह ने, वो बिहार की थी। तो इन लोगों से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें रेगुलरली मिलती रहती थी कि छठ पूजा कैसे मनाते हैं, क्या क्या होता है। तो उसकी वैल्यू पता लगी है, जो कि उससे हम ना बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। तो ये अच्छा हुआ उस टाइम पे। ठीक है सर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब आप कोई फिल्म, वेन एवर यू एक्सेप्ट एनी फिल्म, सो व्हाट एस्पेक्ट्स डू यू पे, मतलब आप किन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान देते हैं? इट इज अ स्क्रिप्ट, को एक्टर्स, और मनी? सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है स्क्रिप्ट पे, क्योंकि स्क्रिप्ट, कैरेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंडरी चीजें हैं कि आपका को एक्टर कौन है। भाई सर अगर कोई एक, नॉन सॉरी मैं एक्टर, इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें मैंने मनी फैक्टर इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ने आकर के बोला डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि सो एंड सो फिल्म दे डिड नॉट वांट टू डू, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी दे एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि ये को एक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट है, या मनी है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? सर स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर, दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। उसके बाद को एक्टर्स मेरे को फर्क नहीं पड़ता इतना। हाँ, मनी, मैं बजट को मैं अवॉइड नहीं करूंगा, बजट का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप में काबिलियत है, और एक्चुअली मैं आपको फैक्ट भी एक बताता हूँ कि दिल्ली में ना बहुत बुरा हाल है। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स बहुत फैल चुके हैं। मैं भी खुद भी मैं कास्टिंग करता हूँ कई बार, बट मैं कभी किसी एक्टर को, बीइंग एन एक्टर, मैं कभी ये नहीं चाहता कोई एक्टर एक्सप्लॉइट हो। तो दिल्ली में कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स ज्यादा है, कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं है, कोऑर्डिनेटर्स ज्यादा है। एक दो हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं अपने आप को, बट मेनली कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं। मुंबई में हैं जो असली कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। तो होता क्या है कि दिल्ली में जब कोई प्रोजेक्ट आता है ना, तो कटनी छटनी कर करके वो बजट जो इतना सारा असाइन होता है, वो इतना सा है। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। मैंने खुद ने कई प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए कि नहीं यार, भाई आप, अब जैसा मैंने बोला, आप खुद के जज सबसे बेस्ट आप हैं। तो मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी में कितनी काबिलियत है। तो अगर कई बार होता है कि कोई इंडिपेंडेंट फिल्म है, उसके पास बजट कम है, वो समझ आता है। तो कई बार होता है कि कम बजट में भी काम करना पड़ता है, तो विच इज ओके, टोटली ओके। बट कई बार ऐसा है कि बिग प्रोडक्शन, एक बिग बजट फिल्म है। एक अभी लास्ट ईयर की बात आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर साउथ की फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म, लियो, लियो अभी अभी रिलीज हुई। उस फिल्म का ऑन पेपर्स 250 करोड़ का बजट था, 250 करोड़ का। और कास्टिंग की गई दिल्ली से, कैरेक्टराइजेशन ढंग से ब्रीफ नहीं किया गया। पर जब ये सब चीजें हुई, तो मैंने स्ट्रेट अवे मना किया कि मैं नहीं करूंगा। बजट ऑफर किया गया, सो एंड सो एक अमाउंट ऑफर किया गया। मैंने कहा नहीं, इतने अमाउंट में तो मतलब ही नहीं। अच्छा, उस टाइम तक ये नहीं पता था कि हाई लेवल की, हाई बजट फिल्म है। उस टाइम सिर्फ ये पता था कि एक फिल्म है साउथ की। अब साउथ का नाम आते ही मन में आता है कि नहीं यार, बड़ी फिल्म है। अब इन्होंने क्या क्या, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने, कि नहीं बजट इसका कम है, लो बजट है,
मैंने कहा साउथ की फिल्म में लो बजट कैसे हो सकती है? कह रहे नहीं नहीं, इसका ना बजट कम है। मैंने कहा नहीं, फिर तो रहने देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताओ। ठीक है, हमने थोड़ा सा बढ़ाया, वो थोड़ा सा कम आए, तो करते करते एक अमाउंट पे सेटलमेंट हो गई। और काफी दिनों का शूट बोला उन्होंने, 30-32 दिन का शूट बोला, तो मुझे लगा चलो ठीक है, प्रॉफिटेबल है, करते। कैरेक्टर ठीक भी लग रहा है। अब इसका शूट होना था कश्मीर में। अब हम कश्मीर पहुंचे हैं, तो रास्ते से लेके वहां पे होटल रूम प्लस जो ट्रीटमेंट था पूरे शूट का, अब वहां पे पता लग गया। तो मैंने सेकंड डे ही उनको बोल दिया कि मैं तो वापस जा रहा हूँ। बट वो नहीं माने, उन्होंने जबरदस्ती रखा मेरे को वहां पे, 12 दिन तक रखा कश्मीर में। बट इन दी एंड मैंने शूट नहीं किया वो वहां पे। मैं 12 दिन रहा, मैंने शूट नहीं किया। तो प्रॉब्लम क्या आती है, ये बजटिंग वाली प्रॉब्लम बहुत आती है कई जगह। जहाँ पे अच्छा बजट है वहां पे कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, पैसा खाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे बजट नहीं है, तो ये तो लो बजट फिल्म है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो मैंने ना अपने कुछ रूल रेगुलेशन अपने लिए सेट कर रखे हैं कि अगर कोई लो बजट है, सच में लो बजट है, करेंगे। अगर उसमें अच्छा कैरेक्टर है, अच्छी स्क्रिप्ट है, करेंगे बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कि कोई मुंबई से बड़ा प्रोडक्शन हाउस। अच्छा, मुंबई के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो अमाउंट फिर भी रीजनेबल देते हैं, उनको मैं मना नहीं करूंगा, वो कास्टिंग ठीक से करते हैं। उनका पूरा एक जेन्युइन जो प्रोसेस होता है, वैलिड प्रोसेस होता है, वो उसको फॉलो करते हैं। और फिर एक बजट उनका सेट होता है, जो प्रोडक्शन से आता है वो उतना ही ऑफर करते हैं। वो उसमें बीच में ये कटनी छटनी नहीं करते, क्योंकि वो प्रोडक्शन से ही मोस्टली पेमेंट आती है एक्टर को। तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं स्क्रिप्ट पे फोकस जरूर करता हूं और बजट पे भी फोकस करता हूं। को एक्टर सेकेंडरी चीज होती है कि को एक्टर कौन है। अब कई बार को एक्टर जब निकलते हैं, कोई बड़े सेलिब्रिटी निकलते हैं और फिर भी बोले कोई कि नहीं, ये तो बजट ही नहीं है। तो अब ये तो एक्सेप्टेबल चीज नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी भी काम कर रहा है, बड़ा बड़ा। अब एक ही सेलिब्रिटी नहीं, कई बड़े सेलिब्रिटीज काम कर रहे हैं और फिर आप एक्टर को बोलो बेवकूफ बनाओ, सिर्फ इसलिए कि उसको आप सिर्फ 3 से 5 हजार रुपए दो पर डे, तो ये तो कोई सेंस नहीं बनती। तो इसीलिए एक्टर को अपना क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। जो दिल्ली में बहुत बुरा हाल है, मुंबई में भी बहुत बुरा हाल है। हम एक्टर्स ने भी कई जगह अपनी मार्केट खराब कर रखी है। हमारे में यूनिटी नहीं है, या तो हम एक यूनिटी बनाए, एक एसोसिएशन हमारा भी होना चाहिए। सिंटा है मुंबई में, बट एक एक्टर्स का, या तो दिल्ली में ही सिर्फ एक्टर्स का एक एसोसिएशन ये होना चाहिए कि कोई भी एक्टर एक फलाना फलाना प्रोजेक्ट के लिए इतने से कम में काम नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है। टीवीसीज होते हैं, डिजिटल फिल्म्स होते हैं, उनके बजट बड़े हाई होते हैं, तो वो एक्टर उसमें खुश होता है काम करने के लिए कि मेहनत कम करनी पड़ती है और बजट अच्छा मिल जाता है, और शूट भी मेरे ख्याल 2-4 घंटे में फिनिश हो जाता है। तो ऐसा होता है। अब वेब सीरीज है, वेब सीरीज के लिए बजट मुंबई से तो अच्छे ऑफर होते हैं, बट यहाँ दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते वो कम रह जाता है। और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते कैरेक्टर की जो लेंथ है ना, वो भी बड़ी छोटी हो जाती है। कहने का मतलब, जो मुंबई से कास्टिंग मेन होती है, उस वही एक्चुअली मेन कास्टिंग होती है। दिल्ली आते आते वो टर्चरी कास्टिंग रह जाती है। मुंबई में फिर भी सेकेंडरी कास्टिंग, प्राइमरी कास्टिंग रहेगी। दिल्ली में छोटे छोटे जो रोल होंगे, कई बार आपको फीचर्ड कास्ट में ले लेंगे, कई बार आपको टर्चरी कास्ट में ले लेंगे कि डायलॉग आपको सिर्फ इक्का दुक्का बोलना है और ये सब। तो मैं तो डायलॉग, अब कई बार ऐसे कैरेक्टर कई बार आते हैं अच्छे अच्छे कास्टिंग कंपनी से दिल्ली की, तो उनको मना करना पड़ता है कि नहीं, इतना नहीं करो, क्यों? अपनी इंसल्ट कराने वाली बात है कि आप में काबिलियत है, बट आप मजबूरी में अगर छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो चाहे बजट कितना भी अच्छा हो, इन दी एंड मना करना पड़ता है कई बार, बजट अच्छा होने के बावजूद भी। सर एक क्वेश्चन हमारे पास, हमने आपका एक प्रोमो चलाया था, तो एक इंस्टाग्राम से एक क्वेश्चन आया है। ये एक आपकी फीमेल फैन है, इन्होंने आपसे पूछा है, लॉकडाउन में कैसी रही आपकी जर्नी? और ये आगे लिखती हैं, क्या कभी ऐसा पल आया कि आपको लगा मुझे किसी और फील्ड में होना चाहिए था, या आपको उसी फील्ड में अच्छा लगा? ये लॉकडाउन के टाइम में आपका एक्सपीरियंस बेसिकली शी वांट्स टू नो। लॉकडाउन के टाइम पे तो देखिए, हर इंडस्ट्री ने स्ट्रगल किया, तो एक्टर्स ने भी स्ट्रगल किया, अच्छा खासा स्ट्रगल किया। उस टाइम घर भी बैठना पड़ा, कोई ऑडिशन तक नहीं आता था, कोई काम धंधा नहीं था। जो लोग बेचारे दिल्ली के मुंबई में फंस गए, वो फंस गए। मेरे खुद के कुछ एक्टर फ्रेंड्स थे जो कि मुंबई में दो दो, जब तक लॉकडाउन नहीं खुला तब तक वो बुरी तरह फंसे रहे। तो मेरी जर्नी भी वैसी रही जैसे और लोगों की रही, और बिजनेस की और बिजनेसेस की रही। तो खाली लॉकडाउन नहीं, ये ऐसी चीज है कि जैसे मैंने बताया कि थ्रू आउट स्ट्रगल आपका चल सकता है लाइफ टाइम, या थ्रू आउट, इसको आप स्ट्रगल की जगह अगर अच्छा वर्ड यूज करें तो लर्निंग, तो लर्निंग ये थ्रू आउट चल सकती है आपके लाइफ टाइम। तो वो लॉकडाउन के टाइम पे इतना नहीं हुआ जितना कई बार आपको आम दिनों में फील होता है कि यार ये हो क्या रहा है, कि क्या मैंने जॉब छोड़ के गलती की,
मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं कोई झूठी अपनी तारीफ नहीं करूंगा कि नहीं यार मैं तो बहुत काम करता हूँ, ये है वो है। कई बार काम नहीं आता, कई बार आपको बहुत खाली बैठना पड़ता है। तो कई बार लगता है कि यार क्या करें, क्या कोई बैकअप होना चाहिए, जैसे पहले मेरी जॉब बैकअप थी तो क्या बैकअप होना चाहिए। अभी भी कुछ बैकअप है मेरे पास, इनकम सोर्स, तो उससे अच्छा चलता है। तो ऐसा ऐसी फीलिंग आती है, कई बार आती है कि क्या किसी और इंडस्ट्री में होना चाहिए था। बट जब ऐसी फीलिंग आती है और जब आप डेप्थ में जाके आप सोचते हो, और अगर आप फाइनलाइज करने की कोशिश करते हो कि नहीं यार इस इंडस्ट्री को छोड़ के कहीं और जाने की चलो सोचते हैं दोबारा, हिम्मत नहीं हो पाती सर। हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि इस लाइन से प्यार इतना है ना, उसको छोड़ नहीं पाते। और वैसे भी जब आप इतने इतने शिद्दत के साथ किसी को, इस प्रोफेशन को आप चाहते हो ना, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। उसमें आपको उम्मीद भी बांधे रखना चाहिए और अपने एफर्ट्स पूरे मारते रहना चाहिए, तो रिजल्ट तो ऊपर वाला देता है, ये मेरा मानना है। तो नेगेटिविटी आएगी टाइम टू टाइम, कई बार आती है, बट नेगेटिविटी से कोप अप करने के लिए कुछ मेडिटेशन और भी कुछ तरह की पॉजिटिव इमोशंस को कायम रखने के लिए कुछ चीजें होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। बाकी अब तो इंडस्ट्री इतनी वास्ट हो गई है, बहुत स्कोप है इंडस्ट्री में, सबको काम मिलता है, हर चेहरे को काम मिलता है। अब वो जमाना गया कि सिर्फ अच्छे अच्छे चेहरों को ही काम मिलता था। तो आजकल सबकी डिमांड है, हर चेहरे की डिमांड है। कोई भी अगर रिक्शा वाला भी अगर आपको दिखता है रोड पे, तो मैं कई बार सोचता हूँ, क्योंकि मैं कई बार कास्टिंग करता हूँ, तो मैं कई बार सोचता हूँ यार क्या अच्छा अच्छा फेस है इसका, इसको इस कैरेक्टर में फिट किया जा सकता है, इसको इस कैरेक्टर में फिट किया जा सकता है। तो आजकल सबकी डिमांड है, तो नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करनी ही पड़ेगी आपको, अगर आगे बढ़ना है इस लाइन में। So nice, sir. Sir, what was your own favorite but challenging role? व्हाट वाज माय फेवरेट Own रोल? favorite role, but challenging role. फेवरेट रोल? हाँ, जो आपको लगा होगा कि ये मेरा सबसे बेस्ट है, जिसको मैं याद करना चाहूंगा, लेकिन वो चैलेंजिंग भी हो एट द सेम टाइम. My favorite and challenging role was that father of a 8 9 year old kid, in one of my short films, Extra Sheet. एक्स्ट्रा शीट या. एक्स्ट्रा शीट, या चाहे वो एक शॉर्ट फिल्म थी, बट कैरेक्टर उसका इतना इम्पोर्टेंट था। प्रभात राघव जी उसके डायरेक्टर थे। बल्कि अ, वो इतने इतने सीरियस थे कि भाई आप ही से ये कैरेक्टर कराना है। उन्होंने उन्होंने मेरा 1 1.5 महीने तक, मैं किसी काम में, किसी जरूरी पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ था उन दिनों में, तो उन्होंने 1 1.5 महीना तो मेरा शूट के लिए वेट किया कि नहीं आप ही करोगे ये कैरेक्टर। हालांकि मैंने उन्हें बोल दिया था कि नहीं आप कोई और एक्टर देख लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थोड़ा भी मेंटली भी स्टेबल नहीं हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको जितना टाइम लेना आप लो, बट कैरेक्टर तो आप ही करोगे। तो वो एक थोड़ा चैलेंजिंग और फेवरेट था। बट जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि कुछ टाइम बाद में लगता है कि नहीं यार ये चीज ना थोड़ी और बेटर हो सकती थी। तो अब अगर मैं प्रभात जी से कभी बात करूं, तो मैं उनको बोलूंगा जरूर कि अगर आप कभी भी कुछ करेंगे ना, तो इस बार इससे और 4 गुना ज्यादा दूंगा मैं। जो उस टाइम पे हुआ, वो उस टाइम नहीं पता लग रहा, वो लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छा है, बट मैं उससे और बेटर दे सकता हूँ। तो वो एक चैलेंजिंग था, क्योंकि उसमें थ्रू आउट एक इमोशंस क्यों कायम रखने हैं, क्योंकि वो एक उदास, एक बड़ा ही डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड एक फादर है, जिसके बच्चे ने सुसाइड किया, इतने छोटे उम्र के बच्चे ने। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी थी। तो वो इमोशन बहुत टफ थे कि भाई एक फादर के साथ ऐसा कैसा हो सकता है, कि वो कैसा फील कर सकता है बीइंग अ फादर। मैं अज्यूम करने की कोशिश कर रहा था कि उनको कैसा लगा होगा उस फादर को, जब उनके बच्चे ने ऐसा स्टेप लिया। तो क्योंकि हमने ग्लिसरीन का यूज नहीं किया, मैं जब भी शूट पे अगर कभी रोने वोने का सीन होता है, या मैं कभी ऑडिशन भी देता हूँ अपने घर पे, तो मैं ग्लिसरीन कभी यूज नहीं करता। मैं नेचुरल इमोशन निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका मजा अलग है, उसमें नेचुरलिटी जो आएगी निकल के, उभर के जो आएगी, उसकी एक बात अलग है। तो वो एक चैलेंजिंग था, क्योंकि क्या है कि आप प्रैक्टिस करते करते, रिहर्स करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हैं। गिरीश जैन जी उसमें प्रिंसिपल थे, तो उनके साथ मैं दोपहर से प्रैक्टिस में लगा उस सीन के लिए। वो हमारा बाद में काफी शूट हुआ था, करीब 3 4 घंटे बाद। तो जब मैं उनके साथ रिहर्स कर रहा था, तो अच्छे से इमोशन बाहर आए, खूब मैं रोया, खूब मैंने अच्छे से सीन उनके साथ ऐसे ही रिहर्स किया। बट शूट पे आते आते अब वो क्या होता है कि एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, करते 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 करते। अब कितने आंसू आए, कितना रोए, कितना फील करें, तो फिर दोबारा उस इमोशन को वापस लाना, वो बड़ा टफ हो रहा था शूटिंग के टाइम।
तो हालांकि एक सीन था जिसमें मैंने बाद में जब देखा तो मुझे लगा, मैंने कहा नहीं इसमें मजा नहीं आया, क्योंकि वो ढंग से इमोशन लास्ट सीन में आ नहीं पाए। स्टार्टिंग में आ गए थे, बट ड्यूरिंग रिहर्सल वो इमोशंस बहुत अच्छे आए। तो वो एक चैलेंजिंग, वो काफी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें थ्रू आउट आप अगर रो रहे हो, नेचुरली इमोशन निकाल रहे हो, तो वो बहुत मेरे को टफ लगा था। और मेरा फेवरेट रोल भी वही है अभी तक का। मैं किसी बड़े नामी गिरामी प्रोजेक्ट की बात नहीं करूंगा, तो फेवरेट रोल वही। ठीक है सर। सर एज वी नो कि आप ज़्यादातर दिल्ली में रहते हैं, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल लिविंग इन दिल्ली, हाउ इजी और डिफिकल्ट इज टू नेविगेट द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यहाँ रहते हुए? एक्चुअली एक्चुअली क्या है, कोविड के बाद में चीजें हो गई हैं बहुत इजी। जैसे मैंने आपको बताया, मुंबई से अब दिल्ली काम आना, चाहे वो छोटा रह जाता है, चाहे कई बार वो दिल्ली कोऑर्डिनेटर्स के पास काम आएगा तो छोटा रहता है, मुंबई से डायरेक्ट काम आएगा तो वो वही है, अच्छा काम है, अच्छी पेमेंट है। तो कोविड के बाद में चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, तो मुंबई कास्टिंग डायरेक्टर्स ने डायरेक्टली अक्रॉस इंडिया कास्टिंग शुरू कर दी है अकॉर्डिंगली। तो मोस्टली एक्टर्स जानते भी होंगे दिल्ली मुंबई के कि जब अपडेट वो डालते हैं, कास्टिंग अपडेट वो डालते हैं कभी भी, तो उसमें लिखा होता है कि दिल्ली बेस्ड एक्टर चाहिए, इंदौर बेस्ड, चंडीगढ़ बेस्ड, या कहाँ का एक्टर चाहिए। तो और बल्कि वो कास्टिंग डायरेक्टर्स की जो टीम है वो कई बार क्या होता है कि वो उसी स्टेट में आके एक दो दिन रहते हैं, इंट्रोडक्शन लेके जाते हैं एक्टर्स का, या ऑडिशन भी अरेंज करते हैं कई बार वो। तो शॉर्टलिस्ट करने के बाद में अकॉर्डिंगली उनका ऑडिशन ले लिया जाता है। तो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई हैं कोविड के बाद। पहले बड़ा टफ था, कि पहले यही था कि एक्टर को मुंबई रहना ही पड़ेगा, अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, तो आपको मुंबई में रहना ही पड़ेगा। बट अब चीजें उतनी टफ नहीं है। बट हाँ, एक पॉइंट और इसमें मैं बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मुंबई जाने से ना आपकी आपके रास्ते थोड़े ज्यादा तो खुलते हैं, ये तो फैक्ट है कि मुंबई में अगर एक्टर रहता है तो उसके लिए स्कोप ज्यादा है। दिल्ली में या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आप रहते हो, दिल्ली में हालांकि सेकंड नंबर पे आएगा कि जिसमें काम बहुत ज्यादा है, बाद में कोई और स्टेट हम ले सकते हैं, पंजाब में आजकल बहुत हो गया, चंडीगढ़ साइड में, आजकल एमपी साइड में, लखनऊ में शूट बहुत होने लग गए। तो उन लोगों को कम से कम अब वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया वहां पे भी, इन अलग स्टेट्स में भी एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया, एक्टर्स को भी काफी अब काम मिलने लग गया। तो ये एक अच्छा हो गया कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो कि नहीं मैनेज कर पाते मुंबई आना जाना, तो उन लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। बल्कि दिल्ली में भी ये जब टीम आती है, तो दिल्ली में तो जैसे मैंने बोला सेकंड नंबर पे आप रखिए कि काम सबसे ज्यादा दिल्ली में है आफ्टर मुंबई। बट मुंबई अगर कोई एक्टर जा सकता है तो वो तो सबसे बेस्ट है, अगर वो वहां पे परमानेंट स्टे कर सकता है कुछ सालों के लिए तो एटलीस्ट। तो ये ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अगर कोई एक्टर मुंबई रहता है तो। बट किसी रीजन से अगर नहीं जा पाते, तो फिर आपको छोटा मोटा काम ही करना पड़ेगा, जो आपका मुंबई से शिफ्ट होके जो लोकल एक्टर्स कास्ट किए जाते हैं, तो उसमें छोटा मोटा काम आपको मिलता रहेगा। सर जो मेरा जो अगला क्वेश्चन है, दो मेनी पीपल एडवाइज मी नॉट टू आस्क दिस क्वेश्चन, नॉट टू रेज दिस इशू इन माय इंटरव्यू सेशन, डिस्पाइट दैट मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एज वी नो दैट अब्यूजिव वर्ड्स हैव बिकम न्यू नॉर्मल इन आवर मूवीज, स्पेशली इन वेब सीरीज। आप गन्स एंड गुलाब्स के आप उसमें आपने एक अच्छा रोल प्ले किया, लोगों ने नोटिस भी किया उसे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब आप ऐसे रोल्स जब आप करते हैं या ऐसे प्रोग्राम के जब आप हिस्सा बनते हैं जो हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा नहीं, फिल्म का हिस्सा हो सकता है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आपकी फैमिली, क्या आपके फैंस एज आपको लगता है कि वो रियली एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि जब हम फिल्म वालों से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अक्सर यही कहते हैं कि भाई जो पब्लिक चाहती है हम तो वही दिखा रहे हैं, जो बिक रहा है हम वही दिखा रहे हैं। तो आपका सर इस पर ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? आप इसको रियली एंजॉय करते हैं? देखिए, ये जो आपने लास्ट में एक बात बोली ना कि जो बिक रहा है वो दिखा रहे हैं, तो ये फैक्ट है। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे कि नहीं ये तो कल्चर को खराब कर रहा है और ये सब है, इससे क्या कल्चर खराब होगा? जो खराब होना है वो बिना फिल्मों के भी होगा, बिना वेब सीरीज के भी होगा, और ऐसा होता भी है। अगर किसी को बिगड़ना है ना, तो वो अच्छे से अच्छी कंपनी में भी बिगड़ेगा, और कोई अगर आगे निकलेगा बहुत अच्छे लेवल पे, या आप इन टर्म्स ऑफ कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल की एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, ये वाला। तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा बिगड़ता है,
कुछ बड़े बड़े आईपीएस और कुछ आईएएस और पता नहीं कहाँ कहाँ हमें मिल जाए जो पब्लिक स्कूल वाले ना मिले। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पब्लिक स्कूल है दिल्ली में जो मैंने सुना, बड़े नामी गिरामी स्कूल, कि जहाँ पे बच्चे वॉशरूम में सिगरेट पी रहे हैं, छोटे छोटे 10th क्लास के। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि वेब सीरीज बिगाड़ रही है। हर तरह जो एक्चुअली जो डिमांड है वो सप्लाई की जा रही है मार्केट में। यही है, यही ट्रेंड है, यही है। उसमें फालतू माथापच्ची लोग ना कई करते हैं, जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो करेंगे ये सब बातें ना, कि ये तो बिगाड़ने वाली चीज है, हमारा बच्चा उससे बिगड़ रहा है। अरे जब वेब सीरीज नहीं थी तो क्या गाली गलौज नहीं होती थी अपने घरों में? क्या नहीं होता था? उस टाइम भी सब कुछ होता था, चोरी छुपे भी होता था। अब कुछ ऐसी अडल्ट फिल्में और क्या इस तरह की कुछ वीडियोस, क्या इंटरनेट जब आया नया नया, क्या लोगों ने देखा नहीं? हम भी उस टाइम बच्चे थे, हम उस टाइम स्कूल में थे। तो अब धीरे धीरे पता लगा, धीरे धीरे नॉलेज गेन हुई, इंटरनेट क्या होता है, इस टाइप की वीडियोस क्या होती है। क्या हमने नहीं देखी? हमने भी देखी, सबने देखी। हर बच्चा उस एज से गुजरने वाला वो सारे काम करेगा जो हमने किए, या जो जो हमारे बाप दादाओं का हमें पता नहीं, हमने तो किए। तो उस बात से ना मुकरने का या उस बात से भागने का कोई फायदा नहीं है। कल्चर कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये अपने ऊपर है आप क्या एक्सेप्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वेब सीरीज देखने से आप बिगड़ रहे हैं और आप कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिना देखे भी बच्चे वही कर रहे थे, वही सीख रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिहार यूपी चले जाएं, आप हरियाणा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हर एक की अपनी लैंग्वेज, अपना एक स्लैंग है, और उसमें जिसको जो बोलना है एक दूसरे को वो वैसे ही बात करता है। तो मेजर जो एजुकेशन होती है, जो मेन एजुकेशन होती है, वो हमारी शुरू होती है घर से। गाली गलौज हो, किसी भी तरह का बिहेवियर हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारी घर से शुरू होती है, ना कि टीवी से। तो टीवी को तो ब्लेम कर दिया जाता है। टीवी में अच्छी चीजें भी दिखाई जाती हैं, उनको अप्रिसिएशन भी देना चाहिए ना, कि बच्चे उससे भी अच्छा सीख रहे होंगे। कुछ ऐसी फिल्में हैं जैसे तारे जमीन पर हो गई, या अभी और मेरे को फिल्मों के नाम याद नहीं आ रहे, बट कुछ ऐसी फिल्में ही मिलेगी जिससे बहुत नॉलेज गेन होती है। सिर्फ रिलीजियस या माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट देखने से कुछ नहीं होगा। इस टाइप की कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हर चीज है सर, मतलब अब वो हमारे ऊपर है, हम क्या गेन करना चाहते हैं क्या गेन नहीं करना चाहते। अपने संस्कार अपने बच्चे को अच्छे दीजिए, आप उससे ओपन रहिए। आप जितना किसी को दबाएंगे वो फिसलता जाएगा, वो निकलता जाएगा हाथ से। तो मेरा मानना ये है। तो आप सबसे पहले बच्चे के साथ में ओपन रहिए ना, आप उसके फ्रेंड बनिए, आप उससे आप उसको सारी चीजें सिखाइए, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसको आप सिखाइए। वो आपके साथ में रहेगा, आपको हर बात बताएगा, आपसे कभी चोरी छिपे गलत काम करेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, कल्चर बिगड़ रहा है, मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है सर। सो व्यूवर्स, सो डोंट टेक दिस इशू टू योर हार्ट, ये इट्स नॉट ए न्यू नॉर्मल। सर आपका कोई जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में आप बताना चाहें? फ्यूचर प्रोजेक्ट अभी एक दो से बातचीत चल रही है, बट अभी कुछ फाइनल नहीं है, तो उसके बारे में ज्यादा बात करना भी ठीक नहीं है। हम्म, तो कुछ है एक दो मेजर कैरेक्टर्स, तो उनके ऊपर बात बात चल रही है, तो ज्यादा कुछ नहीं है अभी उसके लिए। हम्म, ठीक है सर। सर आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना पसंद ओके। करेंगे? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि जैसे मैंने अभी बीच में भी बोला कि अगर आप मुंबई जा सकते हो तो मुंबई तो जाइए ही जाइए, हम्म, अपने सपने पूरे करने के लिए। हम्म, बट सीख के जाइए, सीखना हम्म। बहुत जरूरी सर है। आप उनके लिए भी आप स्पेशली बताइए, उनके लिए भी जो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ करके और वो मुंबई भाग जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी जो आपका एक सोशल मैसेज है, इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ए लॉट ऑफ फैमिलीज। राइट, पढ़ाई तो देखिए करनी पड़ेगी सबसे पहले। आप अगर कोई जॉब या कोई बिजनेस भी करते हैं तो आप बेसिक पढ़ाई तो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 साल के बच्चे को हम बोल दें जा भाई जॉब कर, यहाँ पे इंटरव्यू दे। तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक्टिंग इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे हर एज के लिए रोल है। यहाँ पे एक 6 महीने के लिए, एक 6 महीने के बच्चे के लिए भी डायपर का रोल आ सकता है। आप 2-4 साल का कोई बच्चा होता है उसके लिए भी स्पीकिंग रोल आ सकता है। तो वो एक चीज अलग है। बट अपनी पढ़ाई छोड़ के आप अपने माँ बाप से लड़ झगड़ के, उनको तंग करके, परेशान करके अगर आप मुंबई भागते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिए। आप बिल्कुल अपनी बेसिक पढ़ाई तो पूरी कीजिए ही कीजिए। वो सबसे बड़ी चीज है। पढ़ाई भी आपकी काम आएगी कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है पढ़ाई कहीं काम नहीं आएगी। आपको कम से कम कुछ लिहाजा तो सिखाएगी 10 लोगों में उठने बैठने का। तो पढ़ाई तो अपनी बेसिक पूरी कीजिए, उसके बाद आप स्टेप लीजिए, और अपने घर वालों के रजामंदी से स्टेप लीजिए, घर वालों की परमिशन। हाँ, तो घर वालों की रजामंदी से आप कीजिए जो कुछ करना है, उनको तंग करके कभी नहीं। मतलब अगेंस्ट में जाके तो स्टेप लेना ही नहीं चाहिए। और सीखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप बिल्कुल रॉ हैं, आपको एक्टिंग नहीं आती बिल्कुल भी, आप आपको लगता है, देखो देखो,
हर इंसान को लगता है, हर बच्चे को, हर एस्पायरेंट्स को लगता है कि मैं भी शाहरुख खान बन सकता हूँ, मैं भी आमिर खान बन सकता हूँ, मैं नवाजुद्दीन बन सकता हूँ, मैं पंकज त्रिपाठी बन सकता हूँ। तो हर एक को लगता है कि मैं वैसा कर सकता हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है। बट ये क्राफ्ट है, इसको सीखना भी पड़ेगा, इस पे आपको इसको पॉलिश करना पड़ेगा। और आप धीरे धीरे सीखिए। जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां पे अगर थिएटर है, आप किसी छोटे कस्बे पे रहते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको थिएटर वगैरह नहीं मिलेगा करने को, ज्यादा कुछ आपको स्कोप नहीं मिलेगा। पर जो भी आप स्टेप लें, सोच समझ के स्टेप लें, जल्दबाजी में कभी स्टेप ना लें, और सीखने की कोशिश कीजिए। जहां से भी आपको बटोरने को मिले, सीखने को मिले, वहां से बटोरिए आप। सबसे पहले तो अच्छे एक्टर्स को देखिए भी, अच्छी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, थिएटर वगैरह आप अच्छा ज्वाइन कर सकते हैं। एक्टिंग क्लासेस मैं नहीं कहूंगा, एक्टिंग क्लासेस से मोस्टली सीखने को ज्यादा नहीं मिलता। वो पहले कभी होता होगा, बट मैंने कभी किसी का सुना नहीं कि एक्टिंग क्लासेस से कुछ ज्यादा सीख के निकला हो। अच्छा थिएटर ग्रुप आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बट पढ़ाई करनी तो जरूरी है। अब आप बेसिक पढ़ाई भी करें और फिर उसके बाद एक्टिंग की पढ़ाई भी आपको करनी जरूरी है। खाली ये नहीं कि आप सोचे कि एक्टर बन जाएंगे तो बन ही जाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत लोगों को फिर धक्का लगता है जब वो मुंबई जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के कुछ साल अपने वेस्ट कर देते हैं, तो उनको धक्का भी बहुत लगता है। Okay. So you gave us your precious time. Thank you so much for that. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो मच।